केंद्र सरकार द्वारा लाए जाने वाले बजट से जनता को बेहद उम्मीदें हैं। चुनावी वर्ष होने के कारण कयास लगाए जा रहे हैं कि जनता की उम्मीदें पूरी भी हो सकती हैं। खास बात यह है कि अलग अलग वर्ग के लोगों की उम्मीदें भी अलग अलग हैं। अब देखना बाकी है कि सरकार अपने बजट में किस किस का ध्यान रख पाती है। केंद्र सरकार का आम बजट 1 फरवरी को आने वाला है। चुनावी वर्ष होने के कारण सरकार इस बजट के जरिए सबको साधने की कोशिश करेगी। समाज के अलग अलग वर्गों को अपनी जरूरत के मुताबिक इस बजट से काफी उम्मीदें भी हैं। वीटीवी न्यूज की टीम ने जब शिक्षा, उद्योग, व्यापार, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट और व्यापार से जुड़े कुछ खास लोगों से बात की तो पता चला कि लोग इस बजट से बड़ी आस लगाए बैठे हैं। एक और जहां युवा चाहते हैं कि आने वाला बजट रोजगार मूलक होना चाहिए, तो वहीं शिक्षा से जुड़े लोगों का कहना है कि शिक्षा के लिए बजट का प्रावधान अधिक होना चाहिए ताकि युवाओं का स्किल डेवलपमेंट हो सके। आगामी 1 तारीख को जो बजट आने वाला है उसमें एक युवा होने के नाते मैं ये चाहता हूँ कि एक सर्वांगीण विकास, जिससे हम अवगत होते हैं कि एक सर्वांगीण विकास कैसे हम हर तरीके से हर तबके के युवाओं को और हर माध्यम से जो है उन्हें कैसे हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। और सबसे बड़ा आज की जो परेशानी है वो है रोज़गार, जिसके लिए अच्छे जो है कैंडिडेट्स वो घर पर ही बैठे रह जाते हैं, उन्हें मौका नहीं मिल पाता। तो एक समन्वय के साथ एक बिल्कुल सामान्य रूप से सबको एक साथ लेकर जो है रोज़गार का जो है अवसर देना चाहिए। युवा ही जो है जो राष्ट्र का नींव बनती है। तो मेरे हिसाब से बजट में हर जगह, हर तबके में और हर माध्यम में, हर क्षेत्र में युवाओं का योगदान पूर्ण रूप से लेना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्तमान शिक्षा क्षेत्र को एलोकेटेड जो टोटल जीडीपी का हिस्सा दिया जाता है वो काफ़ी छोटा है, जिसको इन्हेंस करने की, जिसको और बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि वाकई एनईपी को लेकर जो हमने बड़े बड़े सपने देख रखे हैं, हम युवाओं को जिस तरीके का हम आश्वासन दे रहे हैं एनईपी को लेके, अगर उसको सही मायनों में सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना है तो सफिशिएंट अमाउंट रिसोर्सेज के हमारे पास होने चाहिए। तो वोकेशनल ट्रेनिंग और इनसे जुड़े हुए आयामों पर हमको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम आम आदमी की बात करें, अगर बजट को लेके कभी हम पूछें कि उनकी आशाएं क्या है, तो उनका यही कहना होता है कि हमारी आय के अंदर हमारी जो ज़रूरतें हैं, कम से कम बेसिक जो ज़रूरतें हैं वो तो पूरी हो सके। और इसलिए जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं इनके प्राइस को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सरकार की तरफ से कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए कि आम जनता वाकई अपनी झोली में कुछ महसूस कर सके कि ये बजट उसके लिए कुछ लेकर आया। वहीं कुछ शिक्षाविदों का मानना है कि जब तक बजट में रिसर्च और डेवलपमेंट को प्राइमरी एजेंडे के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा, देश में तरक्की संभव नहीं है। वहीं कुछ लोग उच्च शिक्षा के लिए अधिक राशि का प्रावधान चाहते हैं, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने पर फोकस चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक बजट जो है वो पूरे देश का है, तो वो एक इंक्लूसिव बजट होना सबसे प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट होती है कि बजट को एक इंक्लूसिव बजट होना बहुत ज़रूरी है। सभी सेक्टर्स को और सभी सोसाइटी के स्ट्रीम्स को अगर उसने इंक्लूड नहीं किया तो कहीं ना कहीं उसने अपना पर्पस जो है वो पूरा नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर हम जब तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्राइमरी एजेंडा नहीं बनाएंगे, हम विकासशील से विकसित देश का ये जो सफ़र है इसे हम तय करते ही रह जाएंगे। तो दूसरा मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जो बजट एलोकेशन है वो इंक्रीज़ होना चाहिए। और तीसरा, ऐसा बजट लाएं जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स को एक इंसेंटिव मिले। तो मुझे लगता है ये तीसरा वो मुद्दा होगा जो कि हमारे बजट को एक हमारे पूरे देश के सभी वासियों के लिए एक अच्छा बजट बनाएगा। तो मेरे हिसाब से ये 3 प्रमुख बिंदु हैं जो मैं बजट में देखना चाहती हूँ आगे। विशेष रूप से अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ग्रॉस एनरोलमेंट जो है सबसे ज़्यादा दिया गया है, करीब 50% दिया गया है। इस ग्रॉस एनरोलमेंट को अधिक मात्रा में करने के लिए सबसे पहले अलग अलग महाविद्यालय की आवश्यकता है और उसके बाद टीचर भी अभी जो वर्तमान में जो कार्यरत है उससे भी 50% अधिक मात्रा में टीचरों की भी आवश्यकता पड़ती है। और जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त रूप में नहीं है, सुविधाएं पर्याप्त रूप में नहीं है, वो भी हम हासिल नहीं कर पाएंगे। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आया है, उसमें स्किल की बात, अलग अलग बातों को प्रावधान रखा है। जितना भी प्रावधान है उसको कार्य रूप में तुरंत परिवर्तन करने के लिए सबसे ज़्यादा बजट की जो प्रोविज़न जो है हायर एजुकेशन के लिए देने की आवश्यकता है।
तभी सरकार की जो भी मंशा है या उनके उद्देश्य है वो कार्य रूप में परिवर्तन हो सकता है। मिडिल क्लास जो इनकम की जो लोग हैं वो केवल टैक्स देते रहते हैं, परंतु जितना भी उपलब्धियाँ या जितना भी जो अनुदान या उतना भी मदद जो सरकार से चाहिए वो बजट के रूप में या अन्य किसी के रूप में आते नहीं है। इसलिए जो इनकम टैक्स की लिमिट है उसको ज़्यादा करने की मैं अपील करूँगा। वहीं व्यापारी, उद्योगपति और ट्रांसपोर्टर्स को रिलीफ की बड़ी उम्मीद इस बजट से है ताकि बढ़ती महंगाई से लोगों को राहत मिले। हमने काफ़ी चीज़ें इस बजट के आने के पहले लिखित तौर पे हमारी नेशनल टीम ने सीतारमन जी को भेज चुके हैं, जिस पे जीएसटी को लेके है जो कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस पर सुधार होना चाहिएगा। व्यापार को लेके जो खुदरा व्यापार का है उसमें एक आयोग बनना चाहिए जिसमें व्यापारियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। छोटे व्यापारियों को लेके क्रेडिट की लिमिट्स बननी चाहिए, कम से कम इंटरेस्ट पे उन लोगों का व्यापार होना चाहिए। जो बंद इंडस्ट्रीज़ हैं, उद्योग जो बंद हैं, उन उद्योगपतियों से चर्चा होनी चाहिए कि उनके उद्योग क्यों बंद हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। सरकार ने कई बार कहा कि एकल खिड़की योजना होना चाहिए जो आज तक नहीं हो पाई है। कोई भी उद्योग डालता है उसे कम से कम 15 से 20 जगह से एनओसी लेनी पड़ती है, कई ऑफिसेस जाना पड़ता है। ये प्रणाली बहुत ज़रूरी है लाना, कम से कम समय पे आदमी अपना उद्योग डाल सके। मेन मार्केट जो है खुदरा व्यापारी का वो बहुत मध्य के दौर से गुजर रहा है, उस पर सरकार को बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है। हम व्यापारियों वर्ग को बहुत उम्मीद है इस नए बजट से, मैं यही कहना चाहूँगा। 67 से 70% टैक्सेस डीजल पेट्रोल पर ट्रांसपोर्टर से लिया जा रहा है। उसको भी अगर जीएसटी के दायरे में लिया जाए, चाहे 28% पे लिया है, तो लगभग 30 से 35 रुपये डीजल सस्ता हो जाएगा। और ये जो मार आज ट्रांसपोर्टर्स पर पड़ रही है, बहुत सारे लोग इस काम धंधे को छोड़कर भाग रहे हैं। अगर ये डीजल सस्ता हो जाए तो कहीं ना कहीं ये राहत मिलेगी और ऐसी उम्मीद कर रहे हैं बहुत सालों से, शायद इस बार पूरी हो जाए, ये उम्मीद लगाए बैठे। दूसरी एक बात और है, टोल नीति जो है सरकार की, ठीक है सड़कें तो बहुत ठीक हो गई, लेकिन जो टोल है बहुत भारी भरकम है। और ये भी जो सड़कों पे चलने वाले लोग हो, चाहे कमर्शियल वाहन हो चाहे प्राइवेट हो, वो भी नहीं दे पा रहे हैं। और तीसरा, ट्रांसपोर्टर्स एक उम्मीद और सरकार से कर रहे हैं, जो स्क्रैप नीति बनाई है उन्होंने, टाइम लिमिट है स्क्रैप करने की, ट्रक की या बसेस की, इसको 20 साल करना चाहिए। उससे क्या है, रीसेल वैल्यू भी ट्रकों की, बसों की कम हो रही है, जिसके कारण लोग इस काम धंधों को छोड़कर भाग रहे हैं। मुझे लगता है कि ये वाली जो मोदी जी की सरकार है, ये इन विषयों पर जरूर विचार करना चाहिए और ट्रांसपोर्टर्स के लिए भी कोई अच्छी नीतियाँ बनाए। देखिए, मैं तो रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जो किसी भी कंट्री का रीढ़ की हड्डी होती है। जितना राजस्व रियल एस्टेट से मिलेगा उतना राजस्व कम जगह से मिलता है, और जितना रोजगार रियल एस्टेट से मिलता है उतना रोजगार किसी दूसरी इंडस्ट्री में नहीं मिलता, क्योंकि इस इंडस्ट्री में लेबर से लेके इंजीनियर और एमडी तक होते हैं। इसमें एक स्क्रू से लेके स्टील तक की फैक्ट्री चलती है। तो मेरा ये कहना है कि रियल एस्टेट में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देना चाहिए, और जो मकान बनाते हैं मकानों का लोन और भी सस्ता करना चाहिए। तो मेरा ये निवेदन है सरकार से, अपेक्षा है कि रजिस्ट्री चार्जेस पूरे हिंदुस्तान में एक होंगे। जब सारे टैक्स एक हो सकते हैं तो रजिस्ट्री चार्जेस क्यों नहीं। बहरहाल देखना बाकी है कि मोदी सरकार के इस कार्यकाल का अंतिम बजट किस किस तबके की उम्मीदों पर खरा उतरता है। खासकर युवाओं और किसानों को आने वाले बजट से बड़ी उम्मीदें हैं।